नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋतिक मोटिवेशन और इस चैनल पर मैं आपकी लगातार हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज, राइट एक्सपीरियंस और कुछ राइट डायरेक्शन के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो वीडियो का टाइटल तो आप देख ही चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से सवाल यह है कि अगर कैसा होता कि अगर आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाने तक के लिए 12 से 13 वीजा लगवाने पड़ते, कैसा रहता कि आज जो हमारा भारत देश है ऐसी 562 रियासतें होती। दोस्तों, आज जो हमारा भारत देश है कैसा होता कि वो छोटे 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 देशों के अंदर डिवाइड हो जाता। दोस्तों, इस ही असाधारण काम को पूरा करने के लिए शायद वल्लभ भाई पटेल जी ने जन्म लिया था। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में तो बहुत कुछ कहने वाला हूं आज, लेकिन आज आपको यह भी बताने वाला हूं कि उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है। दोस्तों, पहली कहानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहलाते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब वल्लभ भाई पटेल बहुत छोटे थे। अब उनके एक बार हाथ पर ना बड़ा फोड़ा हो गया था, फोड़े के अंदर जम गई थी पस, और तब वहां पर उनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो तुरंत अपने घर के आसपास वाले एक वैद्य को बुलाते हैं और उसके उनके हाथ का फोड़ा दिखाते हैं, और फोड़ा देखने के बाद भी वैद्य बोलता है कि इसको तो तुरंत फोड़ना पड़ेगा वरना ये तो इन्फेक्शन कर देगा, हाथ खराब कर देगा लड़के का। दोस्तों, तभी वो जो वैद्य है वो एक सरिये को गर्म करता है और तुरंत उनके फोड़े पर लगाने आ ही रहा होता है। तभी वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी डरता है कि अगर मैंने इसके पस को फोड़ा तो इसको कितना भयानक दर्द सहना पड़ेगा। दोस्तों, तभी उनके माँ बाप भी ये बोलते हैं कि वैद्य जी, इसके अलावा और कोई उपचार हो वो देखते हैं। दोस्तों, तभी वल्लभ भाई पटेल जी को गुस्सा आता है और वो तुरंत उस सरिये को निकाल के अपने उस फोड़े को तुरंत फोड़ डालते हैं। दोस्तों, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये जल्दी से घबराने वाले लोगों में से नहीं थे। दोस्तों, अब भारत देश को आजाद करने वाले अब दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने डिसाइड करा कि अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम हो गए बहुत ज्यादा कमजोर, अब हम भारत देश को छोड़ते हैं और हम चलते हैं अपने घर पर। दोस्तों, तब पहली बार इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, काफी अच्छे थे पढ़ाई में और उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी, सेकंड रैंक भी लाए। और दोस्तों, वकील ऐसे बने कि इनको हराना बड़ा मुश्किल होता था। ये सही को सही बताते थे और गलत को गलत बताते थे। दोस्तों, पहले तो ये गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनकी मानसिकता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, उनका चंपारण मूवमेंट देखने के बाद उनको जो फल मिला गांधी जी को, वो देखने के बाद ये बहुत ज्यादा उनसे प्रेरित हुए। और दोस्तों, उसके बाद इन्होंने एक बार गांधी जी ने एक समारोह के अंदर एक लेटर पढ़ा और उसके अंदर लिखा था कि हमें अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार होना पड़ेगा। और दोस्तों, तुरंत गांधी जी ने उस लेटर को फाड़ दिया। दोस्तों, ये देखने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को बहुत पसंद करा और तुरंत अपने कोट पर लगा दी आग। क्या बोले कि मैं पैसे खूब कमा सकता हूं, लेकिन अभी अपने वतन के लिए काम करना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, अभी भी ये वल्लभ भाई पटेल हैं। अब आपको कहानी सुनाता हूं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे कहलाए। दोस्तों, ये बात है जब गुजरात के अंदर जितनी भी अंग्रेजी सरकार है, ये ना टैक्स इन्होंने बहुत बढ़ा दिया था। पहले ये 6% टैक्स लेते थे किसानों से और इन्होंने सीधा 6 से 22% टैक्स कर दिया। दोस्तों, तब सारे के सारे किसान हैं वो भागे भागे गए महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी ने तुरंत वल्लभ भाई पटेल जी को बोला कि आप जाओ और इनकी जितनी भी समस्या है इसको हल करो। दोस्तों, अब पटेल जी वहां पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जितने भी अंग्रेज हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं किसानों के साथ। दोस्तों, वो समझ उनको अच्छी खासी उनको वकालत की नॉलेज थी, क्योंकि वकालत की उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी थी, सेकंड रैंक भी लाए थे। तो उनको पता था कि अगर अंग्रेजी सरकार को अपने नाम जमीन करनी है तो वो साइन करवाएंगे या फिर अंगूठा लगवाएंगे। तो दोस्तों, तब उन्होंने अंग्रेजी सरकार के अंदर अपने कुछ गुप्तचर भेज दिए और वहां पर उन सभी किसानों की डिटेल निकलवा लेते थे कि जिनका अगला नंबर आने वाला है, जिस पर अंग्रेजी सरकार जिसकी जमीन को हथियाने वाली है। दोस्तों, अब जिस दिन अंग्रेजी सरकार पहुंचती थी किसी भी किसान के घर पर उसकी जमीन को तब वल्लभ भाई पटेल जी उस किसान को उसके घर से गायब कर दिया करते थे। दोस्तों, 1-2 महीने के बाद वो इंसान गायब हो जाता था और दोस्तों, ऐसी करते करते उन्होंने बहुत सारे किसानों की जमीन बचाई। दोस्तों, अब अंग्रेजी सरकार टेंशन में आ गई। वो बोली कि ना हमको जमीन मिल पा रही है ना हमको टैक्स मिल पा रहा है। अब हम 22% से वापस से 6% पे टैक्स
टैक्स ला रहे हैं, कम से कम कुछ पैसा तो मिलेगा। दोस्तों तब बारडोली की जितनी भी औरतें हैं वो बहुत ज्यादा खुश हुई और तब उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से सम्मानित किया। दोस्तों इस तरीके से वो वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या। दोस्तों अब अंग्रेजी सरकार ने डिसाइड करा कि अब भारत देश को कर रहे हैं आजाद, ठीक है। तब इनके पास तब जितने भी भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी तब 562 राजा हुआ करते थे। और दोस्तों सबको यह बताया गया था कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम भारत में रहना चाहते हो तो भारत में रहो, अगर तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तुम पाकिस्तान में जाओ, और अगर तुम अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते हो तो तुम वो भी बना सकते हो। दोस्तों ये 3 ऑप्शन सभी को दिए गए। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा कि 562 राजाओं को भारत देश के अंदर मिलाने के लिए उनको समझाना, क्योंकि दोस्तों अगर उन्होंने भारत देश में अगर वो इंक्लूड हो जाते हैं तो वो सभी के समान हो जाते हैं, यानी जो प्रजा होगी वो ही राजा होगा और राजा जो है वो प्रजा होगी। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी मानसिकता को तोड़ना था उन्हें। दोस्तों ये काम उन्होंने बखूबी निभाया। किस तरीके से समझाता हूं। दोस्तों अब अंग्रेजी सरकार ने सोच लिया था कि वो भारत देश को छोड़ के जाने वाली है और तब भारत का पहली बार इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। दोस्तों भारत के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे इनको डिसाइड करना था कि आगे जाकर भारत का कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दोस्तों इसके अंदर काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कृपलानी जी थे, अब्दुल गफार खान थे, दोस्तों और भी कई सारे थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। दोस्तों इन्होंने पार्टिसिपेट करा था और इनको यह डिसाइड करना था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। दोस्तों सभी ने मतदान दिए, अपने सभी ने वोट दिए। वोट के अंदर देखा गया तो टोटल 15 वोट थे और 15 में से 12 वोट गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ। दोस्तों 2 वोट मिले थे कृपलानी जी को और नेहरू जी को 0 वोट मिले थे और 1 वोट तो पता ही नहीं कहां चला गया था। दोस्तों ये रिजल्ट रहा। उसके बाद में सारे के सारे लोग खुश हो गए क्योंकि लोग उनको पसंद करते थे वल्लभ भाई पटेल जी को। उनको पता था कि इनकी पॉलिटिक्स की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इनकी ऑपरेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। दोस्तों अब गांधी जी देखते हैं कि उनके साइड में जवाहरलाल नेहरू बैठे होते हैं। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी को गांधी जी बताते हैं कि नेहरू तुमको किसी ने वोट नहीं दिया है। दोस्तों तब नेहरू उदास होकर अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। दोस्तों गांधी जी फिर से वही पूछते हैं कि नेहरू कुछ बोलो, बताओ क्या है प्रॉब्लम। दोस्तों नेहरू जी कुछ नहीं बोलते हैं। तब गांधी जी को ये समझ में आ जाता है कि नेहरू दूसरे नंबर की पोजीशन को नहीं अपनाना चाहता, वो वही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। दोस्तों अब गांधी जी ने एक पेपर निकाला और उस पर कुछ लिखा और लिखने के बाद दे दिया वल्लभ भाई पटेल जी को। वल्लभ भाई पटेल जी ने पढ़ा और तुरंत वो अपनी जेब में डाल लिया और बोला कि मैंने अपना नाम हटा दिया है प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन की लिस्ट में से। दोस्तों अब सभी लोगों को ये समझ में आ गया था कि गांधी जी ने मना कर दिया पेपर पे लिख के। दोस्तों ये सारा सिनेरियो होने के बाद भारत की सारी मीडिया पहुंच गई गांधी जी के पास और उनसे पूछने लगी, गांधी जी आपको तो पता ही था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। दोस्तों गांधी जी ने बोला कि मुझको विश्वास तो था वल्लभ भाई पटेल पर, लेकिन नेहरू दूसरे नंबर की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों मीडिया ने फिर से वही बोला, अरे पूरे भारत की जनता तो यही चाहती थी कि वल्लभ भाई पटेल ही प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन गांधी जी ने फिर वही जवाब दिया कि नेहरू ही इकलौता ऐसा इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर रह के एक पाइप और वो फूल लगाकर वो अंग्रेजों से अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात कर सकता है। और अगर बाई चांस अगर मैं नेहरू को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता तो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ देता और अंग्रेज इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक बार नहीं हुआ कि वल्लभ भाई पटेल जी को इतनी बड़ी पोस्ट के लिए पीछे करा गया हो, उनको कई बार ऐसे पीछे करा गया था। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आ गए कि मैं अपना नया देश बनाऊंगा। और दोस्तों सभी को पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये चिड़चिड़ी औरत की तरह है, ये छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आनाकानी करेगा। और दोस्तों तब जवाहरलाल नेहरू को ये समझ में आ गया था कि इतनी नेगोशिएशन तो हमारी तरफ से केवल वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते हैं। तब दोस्तों वो 3 महीने कुछ ऐसे गुजरे क्योंकि सब पता था कि अगर हीरो और होंडा है तो ये डिसाइड करना था कि हीरो किस कंट्री के पास जाएगी और होंडा किसके पास जाएगी। दोस्तों भारत की उस समय के अंदर कुल संपत्ति 400 करोड़ थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंह फाड़कर बोल दिया कि मुझको 200 करोड़ रुपए दे दो। दोस्तों तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम है, तुम्हारे लोग भी बहुत ज्यादा कम है हमसे और तुम्हारा जितना भी एक्सपेंडिचर है वो भी हमसे बहुत ज्यादा कम है, तो हम तुमको केवल 75 करोड़ देंगे। अब दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना फिर आनाकानी करे। दोस्तों फिर वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था, उसने बोला कि मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो भी दे दो। दोस्तों तब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया वल्लभ भाई पटेल जी को कि भैया राष्ट्र की चीजों का बंटवारा हो रहा है, हमारे राज का बंटवारा नहीं। दोस्तों क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर मैंने इसको पैसे लौटा दिए या इसको पैसे ज्यादा दिए तो ये भारत के खिलाफ ही आतंकवाद को बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा। और दोस्तों तब
उसने मुंह फाड़ के एक बार और ये बोल दिया था कि मुझको प्रिंटिंग मशीन भी दे दीजिए। दोस्तों तब वल्लभ भाई पटेल जी बोलते हैं कि तुम भिखारी हो क्या, अपने खुद का देश बना रहे हो, एक प्रिंटिंग मशीन नहीं बना सकते? जब तक तुमको नोट चाहिए तब तक हमसे लेते रहना, अपने देश के अंदर प्रिंटिंग मशीन तो बना लो कम से कम। दोस्तों तब मोहम्मद अली जिन्ना जाके वहां पर चुप हुए। दोस्तों ऐसे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इंसान के साथ एक बेहतरीन नेगोशिएशन करा था। उनको यह भी बताया था कि अगर तुम हमारी संपत्ति मांग रहे हो इतनी सारी, तो हम तुमको अपना कर्जा भी देंगे। दोस्तों तब मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दोस्तों ऐसी स्किल्स जो थी वो केवल वल्लभ भाई पटेल जी में थी। दोस्तों अब 1947 के अंदर जब हिंदू मुस्लिम के बहुत ज्यादा रॉइट्स हो रहे थे, दोस्तों जितने भी मुसलमान हैं ये हिंदू औरतों का बलात्कार कर रहे थे, उनको मार रहे थे, और जितने भी सिख हैं वो मुसलमानों को मार रहे थे। दोस्तों तब भी वल्लभ भाई पटेल जी इन सभी के बीच में उतरते हैं और सिखों को समझाते हैं कि यार ये तो वही जगह है, ये तो वही जलियांवाला बाग है जहां पर अंग्रेजों ने हमारा खून बहाया था और आज हम अपनों का ही खून बहा रहे हैं। दोस्तों तब इन्होंने सिखों को समझाया था कि कृपया करके मुसलमानों को मत मारो। और दोस्तों जब मस्जिद के अंदर भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे इकलौते इंसान थे जो उनके साथ खड़े हुए थे। दोस्तों इन दोनों को साथ मिलाने के लिए एकमात्र ऐसा इंसान था जिसका नाम था वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इन्होंने इन दोनों को बेहतरीन तरीके से संभाला। दोस्तों 562 रियासतें जब वल्लभ भाई पटेल जी कोशिश कर रहे थे हमारे देश में मिलाने की, तब इनको 4 सबसे बड़ी दिक्कत आई थी। दोस्तों पहली दिक्कत आई थी इनको जोधपुर के अंदर। दोस्तों जोधपुर के जो राजा थे उनका नाम था हनवंत सिंह, राजा हनवंत सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने राजा हनवंत सिंह का ब्रेन वॉश कर दिया और उनको बोला कि अरे हम तुमको बंदरगाह की सुविधा दे देंगे, अरे हम तुमको कोरे कागज पे साइन करके दे देते हैं, ठीक है, और बंदरगाह की सुविधा तुमको दे देंगे, रेलवे की सुविधा आपको दे देंगे और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अब हनवंत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे हमको तो बहुत ज्यादा फेवर यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, हम तो पाकिस्तान चलेंगे। और दोस्तों तब उस समय के अंदर जो जोधपुर जो था वो बहुत छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा हुआ करता था। और जोधपुर के पीछे पीछे राजा हनवंत सिंह के पीछे पीछे 21 रियासतें और चलती थी। और दोस्तों अब वल्लभ भाई पटेल जी को समझ में आ गया था कि अगर ये पूरा का पूरा राजस्थान पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाता है तो किसी भी राजधानी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब इन्होंने तुरंत वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने वीपी मेनन को भेजा वहां पर कि जाओ और हनवंत सिंह को समझाओ कि उसको भारत देश के अंदर ही रहना है। दोस्तों अब वीपी मेनन जाते हैं और दोस्तों राजा हनवंत सिंह तुरंत एक रिवॉल्वर निकालते हैं और उसके माथे पर रख देते हैं। दोस्तों वीपी मेनन डर डर के वापस से आता है और वल्लभ भाई को सारी चीजें बताता है। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी ने खूब प्रयास करा कि वो राजा हनवंत सिंह को मना पाए और आखिरी में उन्होंने एक खत लिखा और राजा हनवंत सिंह को बोला कि तुम मुझसे दिल्ली मिलने आओ। दोस्तों जब आमने सामने दोनों बैठे होते हैं तब वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि तुम्हारे जो पिता है ना वो मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त थे और वो मुझको तुम्हारी देख रेख के लिए छोड़कर गए हैं और मैं भी तुम्हारे पिता की ही तरह हूं। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुमको ऐसा दंड दूंगा कि तुम बिल्कुल सुधर जाओगे। तुम इस लेटर के ऊपर साइन कर दो कि तुम भारत के साथ ही रहने वाले हो। दोस्तों हनवंत सिंह, राजा हनवंत सिंह जो होते हैं वो डर के मारे मान जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको ये भी बोलते हैं कि तेरी सारी की सारी जनता जो है वो हिंदू है और इन सभी के साथ मिलकर मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और तुझको निस्त नाबूद कर दूंगा। दोस्तों राजा हनवंत सिंह हारता है ना करता, क्या करता, उसने उस लेटर के ऊपर साइन कर दिया और जोधपुर को भी भारत के अंदर मिला लिया। दोस्तों अब जोधपुर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी कहानी पे चलते हैं। दोस्तों दूसरी कहानी है गुजरात के जूनागढ़ की। दोस्तों गुजरात के अंदर जो राजा था उसका वो एक नवाब था, वो मुस्लिम नवाब था। दोस्तों अब उसने क्या सोचा कि वो पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएगा और दोस्तों तब वल्लभ भाई पटेल जी ने तुरंत वीपी मेनन जाओ जूनागढ़ और समझाओ इस नवाब को। दोस्तों अब वीपी मेनन वहां पे पहुंचते हैं और वल्लभ भाई पटेल को पता था कि ये राजा तो मानेगा नहीं क्योंकि ये नवाब है, ये तो मुस्लिम देश के साथ मिल जाएगा। इसके ना एक काम करना, तुम जागीरदारों से बात करना, जितने भी इसके जागीरदार हैं वो हिंदू हैं और इनको समझाना कि तुम्हारा जो राजा है वो तुमको फंसा देगा, मुस्लिम देश के हवाले तुमको कर देगा। दोस्तों अब वीपी मेनन ने सेम यही काम करा और वहीं पर ही विद्रोह शुरू हो गया। अब वहां पर विद्रोह होने के कारण वो नवाब की हालत खराब हो गई। अब वहां पर इलेक्शन कराया गया कि कौन कौन इंसान जो है वो भारत देश के अंदर रहना चाहता है और कौन पाकिस्तान में जाना चाहता है। दोस्तों जब इलेक्शन हुए, जब वोट आया, जब वोट निकला तब उसका रिजल्ट ये था कि 1 लाख लोग जो थे वो बोलते थे कि हमें भारत देश के अंदर रहना है और दोस्तों कुछ ही लोग थे जो बोले थे कि हमें पाकिस्तान जाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से वो लेटर साइन कराया उस नवाब से और गुजरात के जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी हैदराबाद के टाइम पे। दोस्तों उस समय के अंदर जो हैदराबाद जो था वो छोटा नहीं देश था, वो एक बड़ा देश हुआ करता था। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर स्टेट
स्टेट्स मिली होती थी दोस्तों, कर्नाटका भी उसके अंदर मिला था। और दोस्तों उसका जो राजा था वो नवाब था, उसका नाम था निजाम। तो उस राजा को जो एडवाइजर था उसका नाम था कासिम रिजवी। दोस्तों एक नंबर का बेवकूफ और पागल इंसान था। दोस्तों भारत देश आजाद हुआ नहीं, उसने एक दिन पहले बोल दिया कि हम आजाद हो गए हैं। दोस्तों हैदराबाद उस समय के अंदर, जो हैदराबाद का जो राजा था, नवाब था, वो बहुत अमीर था। उस जमाने के अंदर वो दुनिया के सबसे रिच लोगों में आया करता था। दोस्तों अब वो बार बार वल्लभ भाई पटेल उसको समझाए कि तुम भारत के साथ आके मिल जाओ, तुमको भारत के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हैदराबाद नहीं मिला तो भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और जो हैदराबाद था वो बिल्कुल अल्सर की तरह चुभने लगा था। दोस्तों निजाम जो था हैदराबाद का सुल्तान, वो बार बार वल्लभ भाई पटेल जी को धमकाता था। वो बोलता कि भारत तुम्हारी क्या औकात, हमारा खुद का एक देश है, अगर तुम लड़वाना चाहते हो तो हमसे लड़ लो। दोस्तों कई बार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको समझाया कि आप भारत के साथ मिल जाइए, लेकिन दोस्तों तब भी वो मानने को ही नहीं तैयार हुआ। दोस्तों आखिरी बार वल्लभ भाई पटेल ने लेटर लिख दिया कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूं निजाम कि तुम भारत के साथ मिलना चाहते हो या नहीं। दोस्तों निजाम नहीं माना और तुरंत उनकी फौज, भारत की जो फौज थी, आपको तो पता ही है शेरों की हमारी फौज, और दोस्तों भारत की फौज ने केवल 5 दिन के अंदर हैदराबाद को अपने कंट्रोल में कर लिया। दोस्तों अब हैदराबाद से मुश्किल खत्म हुई तो अब आ गई कश्मीर के अंदर। 22 अक्टूबर 1947 के अंदर जो कश्मीर का राजा था, राजा हरि सिंह, दोस्तों वो भारत से मिलने को तैयार नहीं था। वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको खूब समझाया कि तुम भारत के साथ मिल लो, लेकिन वो बोलता था कि ना मैं पाकिस्तान के साथ मिलूंगा ना मैं भारत के साथ मिलूंगा, मेरी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, मैं तो अपने देश को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। दोस्तों तब अब वल्लभ भाई पटेल जी ने खूब उसको समझाया, लेकिन वो मानने को ही नहीं तैयार था। दोस्तों अब पाकिस्तान ने कुछ गलती कर दी। गलती किस तरीके से? दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी कुछ आर्मी के जवानों को कबालियों के भेष में भेज दिया और वहां पर अटैक करवा दिया कश्मीर के राजा हरि सिंह के ऊपर। दोस्तों अब कश्मीर का जो राजा है उसकी हालत खराब हो गई। दोस्तों अब वल्लभ भाई पटेल जो है उनको तो मौका चाहिए था, उन्होंने तुरंत भेज दिया वीपी मेनन को कि जाओ और इसको समझाओ कि अभी भी इसके पास समय है, ये भारत के साथ मिल जाए। दोस्तों वीपी मेनन ने वहां पे गए और उनको बताया कि तुम कबालियों की टेंशन मत लो, इसको तो भारतीय फौज तुरंत निस्तनाबूद कर देगी, तुम केवल ये एग्रीमेंट साइन कर दो कि तुम भारत के साथ रहने वाले हो। दोस्तों अब हरि सिंह क्या करता, मरता ना क्या करता, उसने तुरंत उस एग्रीमेंट को साइन करा और भारत के साथ मिल गया। दोस्तों भारतीय फौज वहां पर पहुंच गई और तुरंत कबालियों को उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारी जो फौज है, इंडियन आर्मी है, ये शेरों की आर्मी। अब शेख अब्दुल्ला जो थे, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी से डिमांड करी थी कि आप हमारे जो कश्मीर है इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, ये हमारा भारत से एक डिफरेंट ही देश होगा, ठीक है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अलग होगा, सरकार जो है वो भी हम अलग बनाएंगे। तब दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी मान गए थे, तब उन्होंने आर्टिकल 370 वहां पर लिख दिया था। और दोस्तों अब आप उनकी मेंटालिटी समझ सकते हो, उनकी थिंकिंग सोच सकते हो कि वो कितना दूर का सोचते थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने उस आर्टिकल के अंदर थोड़ी बहुत फेरबदल कर दी। उन्होंने ये भी लिख दिया कि संसद कभी भी इस 370 आर्टिकल को कभी भी अपनी तरफ से हटा सकता है। दोस्तों अब आपको पता ही है कि मोदी जी ने इसी चीज का फायदा उठाया और आर्टिकल 370 को हटा दिया। दोस्तों कितनी बेहतरीन चीज है ये, ठीक है, कि अब जो हमारे कश्मीर है वो भी भारत के साथ आ गया। और आपको तो पता ही है कि कश्मीर के अब क्या हालात है। दोस्तों 15 दिसंबर 1950 के अंदर वल्लभ भाई पटेल जी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों वो हमेशा हमारे दिल के अंदर हैं। और दोस्तों तभी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे से उनको सम्मानित किया जाता है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि गुजरात के अंदर उनके नाम का भी कितना बेहतरीन और कितना बड़ा स्टैचू बनाया गया है और उसका नाम भी स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। दोस्तों अगर ये इंसान ना होता तो हमारा भारत देश आज 562 छोटी छोटी रियासतें होता। दोस्तों इस इंसान को दिल से नमन है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे भारत के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी लगातार बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों जिस तरीके से मेरे को लाल बहादुर शास्त्री की जो वीडियो है उसको आपने काफी ज्यादा प्यार दिया था, इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से प्यार दीजिए। और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय इस चैनल के ऊपर दे रहे हैं।